नमस्कार साथियों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। आज की रोचक कहानी का शीर्षक है असली भूत से मुलाकात। तो चले आज की रोचक कहानी को शुरू करते हैं। जून का महीना था। भयंकर गर्मी, बारिश का कोई नामो निशान नहीं। आज से लगभग 60-65 साल पहले की बात है कि जब गांव में पानी के नल नहीं थे और गर्मियों में जब पानी के सारे स्रोत सूख जाते थे तो बहुत दूर जाकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। बस इस वर्ष भी कुछ वैसा ही था। गेहूं की पिसाई के लिए पानी से चलने वाले हमारे नज़दीक नैल के सारे घाट पानी न होने के कारण बंद हो चुके थे। हमारे निचले गांव मसूली में एक घाट चल रहा था और वहाँ चिपटा चिपटी की भीड़ लगी रहती थी। इसलिए अधिकांश लोग कांडई रैंसू के घराटों से गेहूं पीस कर लाते थे। मैं उस समय कक्षा 7 में पढ़ रहा था। जून की छुट्टियां पड़ी हुई थी। एक दिन मेरे हम उम्र साथी किसान ने कहा कि चलो हम दोनों रैंसू से गेहूं पीस कर लाते हैं। दोनों चलेंगे। घाट मेरे बड़े भाई के ससुराल वालों का है। शाम को चलेंगे और सुबह वापस आएंगे। वह जमाना था जब गरीबी चरम सीमा पर थी। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। एक पायजामा जैसे पहन लिया तो पहन लिया, फट गया तो टल्ले लगाकर उसी से फिर काम चलाते थे। अगर कहीं मेहमानदारी में जाना हो तो किसी दूसरे से कपड़े मांग कर काम चलाते थे। वैसी ही स्थिति मेरी भी थी। मेरे पास न तो जूते थे और न ही चप्पल। अगर कहीं जाना होता था तो नंगे पांव ही जाना था। मेरे पास एक पायजामा था जिसे उस समय सुलार कहते थे। उस पायजामा के घुटने फट गए थे। रैंसू जाना है गेहूँ पीसने के लिए तो कैसे जाएं? लोग क्या कहेंगे? मैंने अपने पायजामा के दोनों घुटनों पर टल्ले लगाना शुरू किया। 2 दिन तक लगा रहा। तब जाके बड़ी मेहनत से सुई से सिलकर कपड़े से टल्ले लगा पाया। फिर मैंने अपने बुबाजी से यानी पिताजी से अपने प्लानिंग बताई कि हम गेहूं पीसने के लिए रैंसू जा रहे हैं। वे सिकुड़े हुए मुंह से कहने लगे, तेरी बस की बात नहीं है इतना दूर जाना। फिर वहाँ निगोल नदी में बहने का खतरा है। इतना कहते हुए वे वहाँ से चले गए। मगर मेरे अंदर एक लालसा थी रैंसू नदी देखने की, जिसकी लोग अक्सर चर्चा करते थे। मैंने किसान से बात पक्की करके अगले दिन शाम को चलने की योजना बनाई और फिर मैंने अपने माताजी से कहा। पहले तो उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया, लेकिन मेरी जिद करने पर उन्होंने फिर किसान को बुलाया तो किसान ने वही कहा जो हमारी प्लानिंग थी। फिर अनमने भाव से मेरी माताजी ने अपने सहमति दी। उसके बाद हम दोनों रैंसू जाने के लिए तैयारी करने लग गए। अगले दिन लगभग 2-3 बजे हमने रिंगाल के कंडे में गेहूं के थैले रखकर पीसने के लिए रैंसू के लिए चल पड़े। सबसे पहले गांव से चलकर लगभग 1 किलोमीटर की सीधी उतराई थी और उसके बाद कंला नदी आती थी और कंला नदी पार करने के बाद क्वारा तक लगभग 2 किलोमीटर और फिर क्वारा से ऐला तक 1 किलोमीटर और ऐला से आगे लगभग 2 किलोमीटर सामान्य उतराई और उसके बाद लगभग 4 किलोमीटर नीचे तीव्र ढाल की उतराई के रास्ते से होकर हमको निगोल नदी पहुंचना था। उसी नदी के किनारे रैंसू नामक स्थान पर कांडई गांव वालों के घराट थे। इस रास्ते से मैं पहली बार चल रहा था, इसलिए हर जगह देखने के लिए बड़ा उतावला था। हमने कलना नदी को पार किया। कलना से होते हुए पहुँचे हम क्वारा। क्वारा से आगे रास्ता सीधा है। पहुँचे हम ऐला। ऐला में पहुँच करके एक जगह पे हम दोनों बैठ गए और उस चीज़ को निहारने लगे जिसकी चर्चा अक्सर लोग करते थे कि ऐला में एक बहुत बड़ा फील्ड है, चारों ओर घना जंगल है, बहुत सुंदर रमणीक स्थान है। यह सब निहारने के बाद अब हम दोनों वहाँ से चल पड़े। पाँव थक गए थे लेकिन चलना था। कुछ नया स्थान देखने की लालसा थी। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद हमने देखा कि मसूली के भूतनाथ देवता हमें मिल गए।
हाथ में त्रिशूल का लंबा लट्ठा लिए हुए, जिस पर घुंघरू बंधे हुए थे और पीठ पर डाक का थैला लटकाए हुए, और छम छम की आवाज़ में पोस्ट ऑफिस मसौली के डाकघर की डाक लेकर वे मसौली की ओर जा रहे थे। जैसे ही भूतनाथ देवता ने हमको देखा तो वहीं पर वो रुक गए और हमसे कहने लगे कि कहाँ जा रहे हो। हमने अपनी पूरी बात उनको बताई। उन्होंने कहा कि तुम जाओ और डरना नहीं, अगर डर लगे तो मेरा नाम लेना। दरअसल वे डकिया का काम के साथ पूरे इलाके के देवता भी थे। उनके ऊपर भूतनाथ देवता प्रकट होता था। लोग अपने अपनी समस्याओं का समाधान करवाते थे। इस समय हम एला में थे और धूप छिप गई थी। हम तेज़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उस ज़माने में आम लोग मानते थे कि एला में जैसे ही धूप छिपे भूत दिखाई देता है, इसलिए रात्रि के समय इस रास्ते कोई भी नहीं चलता था। इसीलिए भूतनाथ देवता ने हमारे लिए कहा कि डरना नहीं, अगर डर लगे तो मेरा नाम लेना। तेज कदम बढ़ाते हुए हम उतराई में चल रहे थे। भले ही घुटने जवाब दे रहे थे, लेकिन आगे चलना भी मजबूरी थी। अंधेरा हो गया था, लेकिन चांद की रोशनी से साफ दिखाई दे रहा था। हम निगोल नदी के किनारे पहुँचे। लकड़ी का पुल बना हुआ था। लकड़ी के पुल को क्रॉस करने के बाद कुछ ही दूरी पर जाने पर नीचे कांडई गांव के घाट थे। अब इन घाटों में हमें सबसे नीचे वाले घाट में जाना था, तो हम उस घाट में पहुँचे और यही सोच रहे थे कि जिस घाट में हमको आना था ये घाट उन्हीं का है कि किसी और का है। इस तरह से हम बात कर ही रहे थे कि अचानक किसान के बड़े भाई का साला वहाँ पहुँच गया। उसने हमको पहचान लिया, नमस्ते हुआ, फिर बातचीत होने लगी। दरअसल उस समय होता क्या था कि घाट का मालिक एक बड़ी टोकरी सुबह घाट में रख देता था और दिन भर पीसने वाले आते और पीसने के बाद उसमें पिसाए रख देते और शाम के समय घाट का मालिक आकर उस टोकरी को उठाकर अपने घर ले जाता था। तो इसीलिए किसान के बड़े भाई का साला पिसाई को लेने के लिए घाट में आया था। उन्होंने हमें ऊपर गांव में चलने के लिए कहा, लेकिन हमने मना किया। उन्होंने कहा कि मैं रोटी बना के लाता हूँ, हमने मना किया। उन्होंने कहा कि मैं चाय बना के ले आता हूँ, हमने बिल्कुल भी मना किया। फिर उसके बाद उन्होंने हमारा गेहूँ घाट में डाला और व्यवस्थित किया, हमको समझाया कि ऐसा करना है वैसा करना है, और फिर वे अपने आप घर चले गए। शाम के समय काफ़ी अंधेरा हो गया था, लेकिन चांदनी की रोशनी के कारण साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद हमने पहले लैंप को जलाया, उजाला किया, और फिर इधर उधर से सूखी लकड़ियों को तोड़कर इकट्ठा किया, एक जगह पे ढेर लगाई और फिर उसके बाद लकड़ियों को जलाना शुरू किया। उस समय एक आम धारणा थी कि रात्रि के समय भूत चलते हैं और अगर अकेले हैं तो उसको दिखाई देता है। और ये बात भी लोग कहते थे कि अगर कहीं पर आग जली है तो उस आग के नज़दीक भूत नहीं जाता है। इसीलिए हमने घाट के अंदर आग जलाने की योजना बनाई। अब हम निश्चिंत हो गए थे कि घाट के अंदर भूत आ ही नहीं सकता है। नदी में पानी के बहने की जोरदार गूंजती आवाज़ और घाट में आटा पीसने की आवाज़ से वातावरण में एक अलग से संगीत की आवाज़ का एहसास हो रहा था। रात्रि के समय लगभग 10-11 बज रहा होगा। लैंप जल रहा था, आग भी जल रही थी। हम दोनों एक टाट में बैठे हुए नींद की झोंक के आगोश में आ गए थे। हम थके हुए भी थे और न जाने कब हमारी आंख लग गई और हम दोनों के दोनों एक साथ सो गए। लगभग रात का 1 या 2 बज रहा होगा। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि घाट चलना बंद था, लैंप बुझ गया था, आग जलनी भी बंद हो गई थी। कमरे में एकदम अंधेरा था। मैंने घाट के उस कमरे के चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाई, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मन में एक शंका पैदा हो गई कि जैसे ही आग बुझी वैसे ही घाट के अंदर भूत आ गया और उसने लैंप को बुझा दिया और घाट को चलने से पकड़ लिया। अचानक मुझे लगा कि सामने कोई घाट को पकड़े हुए अभी भी वहीं पर है। मैंने अपने आँखों से झांक कर देखा
और देखने की कोशिश की तो स्पष्ट दिख रहा था कि सफ़ेद कपड़ों में हमारे इधर पीठ किए हुए था। फिर मैंने धीरे से अपने साथी किसान को हाथ से हिलाकर जगाने की कोशिश की। उसने मेरी तरफ अपना चेहरा घुमाकर देखा तो मैंने देखा कि उसकी एक आँख थी और उस आँख में तेज प्रकाश था। जैसे ही उसने मेरी ओर देखा वैसे ही उसकी आँखों से तेज रोशनी मेरे ऊपर पड़ने लगी। मैं किसान को ज़ोर से हिलाते जा रहा था। किसान अचानक हड़बड़ाहट में उठा और बैठा। कहने लगा, क्या हुआ? चारों ओर देखा, अंधेरा था, लैंप बुझा हुआ था, आग जलनी बंद हो गई थी, घराट भी चलना बंद हो गया था। चुपचाप एक बार एकदम सन्नाटे में बैठ गया वो। फिर धीरे से माचिस निकाली और माचिस को जलाया। लैंप को जलाकर चारों ओर देखा तो कोई भी नहीं था। लैंप के तेल को चेक किया कि कहीं तेल ख़त्म तो नहीं हो गया, लेकिन तेल था उसमें। मगर घराट का चलना बंद कैसे हो गया? हो सकता है नीचे से भूत ने पकड़ लिया हो। फिर हम दोनों ने मिलकर लकड़ी से आग जलाई और दोनों ने मिलकर घराट को घुमाने की कोशिश की। तो काफ़ी देर कोशिश करने के बाद धीरे धीरे घराट घूमने लगा। फिर उसके बाद लगभग 1 घंटे तक हमने अपने शेष गेहूं की पिसाई की और गेहूं पीसने के बाद अंधेरे में ही वहाँ से अपने घर के लिए चल पड़े। जब हम रास्ते में चढ़ाई में चढ़ रहे थे तो उस समय रात खुली और हम लगभग 11-12 बजे अपने गांव पहुँचे। तो आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।